जापान का हिरोशिमा शहर, तारीख 6 अगस्त 1945। मानव इतिहास की वह सबसे काली और प्रलयंकारी सुबह जिसने पूरी मानव सभ्यता को झकझोर कर रख दिया था। इस दिन दुनिया ने वह विनाश देखा जिसकी कल्पना भी करना कठिन था। सुबह का समय 8:15। हिरोशिमा के लोग अपनी दिनचर्या शुरू कर ही रहे थे कि तभी आकाश में किसी को भी अंधा कर देने वाली ऐसी रोशनी कौंधी मानो सूर्य खुद जमीन पर आ गिरा हो और पल भर में 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की खौफनाक पूरे शहर को निगल लिया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि कई वर्ग किलोमीटर के दायरे में मौजूद इंसान बिना चीखे पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गए। 1 सेकंड से भी कम समय में एक ही झटके में लगभग 80,000 लोग काल के गाल में समा गए। जो लोग तुरंत नहीं मरे, उनकी त्वचा उनके जिस्म से उतरकर कपड़ों की तरह लटकने लगी। आंखों की पुतलियां पिघलकर गालों पर बहने लगी। शहर की अधिकांश इमारतें पल भर में जमींदोज हो गईं। इस भीषण विस्फोट से निकली शॉक वेव्स ने कई वर्ग किलोमीटर में खड़ी इमारतों को नष्ट कर दिया। मंजर ऐसा कि शैतान की रूह भी कांप उठे। और यह महाविनाश किया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए मानव इतिहास के पहले परमाणु बम ने। अहंकारी अमेरिका इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ और उसने ठीक 3 दिन बाद जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम गिराकर हजारों बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सन 1945 में विश्व ने परमाणु बम की विनाशकारी और महाविध्वंसकारी ताकत को पहली बार देखा। अमेरिका के द्वारा एटम बम का आविष्कार और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में उसका प्रयोग 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने युद्धों की दिशा और दशा को ही बदल कर रख दिया था। लेकिन एक एटॉमिक बॉम्ब में इतनी विध्वंसकारी शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक एटॉमिक बॉम्ब के पीछे के संपूर्ण विज्ञान को। तो चलिए अविलंब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे आसपास की प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु बेहद ही छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। एटम्स इतने सूक्ष्म होते हैं कि रेत के एक छोटे से कण में ही करीब 30 क्विंटिलियन एटम्स होते हैं। लेकिन आखिर इस अति सूक्ष्म एटम के भीतर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जो पूरे शहर को ही तबाह कर सकती है? इसके लिए हमें झांकना होगा एक एटम के भीतर। एटम यूं तो 99.99% एम्प्टी अर्थात लगभग पूरी तरह खाली ही होता है, लेकिन इसके बेहद ही छोटे केंद्र अर्थात इसके न्यूक्लियस में स्थित होते हैं और भी छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इनसे भी छोटे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में स्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बेहद ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से जुड़े होते हैं। यदि इस बंधन को तोड़ दिया जाए तो इस प्रक्रिया में रिलीज होती है अनइमेजिनेबल एनर्जी, और यही ऊर्जा है एक एटॉमिक बॉम्ब की अपार शक्ति का आधार। लेकिन प्रकृति में पाए जाने वाले 94 एलिमेंट्स में से केवल यूरेनियम और प्लूटोनियम के आइसोटोप्स यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 ही ऐसे हैं जिनका न्यूक्लियर फिशन अर्थात नाभिकीय विखंडन किया जा सकता है। इसलिए एटम बॉम्ब में इन 2 तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है। आइए अब समझते हैं एक एटॉमिक बॉम्ब के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। जब यूरेनियम 235 के एटम से मूविंग न्यूट्रॉन्स को टकराया जाता है तो इसका न्यूक्लियस टूटकर 2 नए तत्व बेरियम 141 और क्रिप्टन 92 बनाता है, जिनका कुल भार टूटे हुए यूरेनियम 235 से कुछ कम होता है। और द्रव्यमान में आया यह मामूली अंतर ही इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा और गामा रेडिएशन को जन्म देता है। अर्थात यहाँ आइंस्टाइन द्वारा दी गई प्रसिद्ध इक्वेशन E=mc² के अनुसार गायब हुआ मास ऊर्जा में बदल जाता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 की एक और विशेषता यह है कि जब न्यूट्रॉन की टक्कर से इनके एक एटम का फिशन होता है
तो उस प्रक्रिया में ऊर्जा के साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं जो अगले और 3 एटम्स का विखंडन कर देते हैं। फिर 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 और फिर ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो कुछ ही माइक्रोसेकंड्स अर्थात 1 सेकंड से भी कम समय में अरबों खरबों यूरेनियम एटम्स तक फैल जाता है। और यही वह क्षण होता है जब यूरेनियम के एटम्स में छिपी अपार ऊर्जा सूर्य जैसी अग्नि में तब्दील हो जाती है और ऐसी तबाही मचाती है जिसकी कल्पना भी करना कठिन है। लेकिन कोई भी यूरेनियम 235 का टुकड़ा यूं ही चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए यूरेनियम 235 की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है जिसे क्रिटिकल मास कहते हैं। यदि यूरेनियम 235 की मात्रा इससे कम हो तो शुरुआती फिशन में निकले न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और चेन रिएक्शन रुक जाता है। लेकिन जैसे ही यूरेनियम क्रिटिकल मास तक पहुंचता है, इसके भीतर एक भयंकर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और अकल्पनीय ऊर्जा और भयावह गामा रेडिएशन का जन्म देता है। और यह सब होता है 1 सेकंड से भी कम समय में। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया पहला एटम बॉम्ब, जिसका नाम लिटिल बॉय था, एक गन टाइप यूरेनियम एटम बॉम्ब था जिसमें कुल 64 किलोग्राम यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। इसमें लगे विस्फोटकों के जरिए यूरेनियम 235 के 2 छोटे सब क्रिटिकल टुकड़ों को आपस में जोर से मिलाकर क्रिटिकल मास बनाया गया, जिससे वांछित न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन शुरू हुआ। विस्फोट के केंद्र में तापमान सूर्य के केंद्र से भी कई गुना अधिक 3 से 4 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया। उसी क्षण हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन और न्यूट्रॉन चारों ओर फैल गए। बम फटने से बने लगभग 300 मीटर के फायरबॉल का तापमान 4000 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी जद में आए वहां मौजूद सभी लोग उसी क्षण भाप बनकर उड़ गए। फिर ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से निकली शॉकवेव्स ने कई किलोमीटर दायरे में खड़ी इमारतों को पल भर में जमींदोज कर दिया। 70 से 80 हजार लोग तत्काल काल के गाल में समा गए। लेकिन यह त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों और महीनों में गंभीर जलन, रेडिएशन जनित म्यूटेशंस, संक्रमण और चिकित्सा के अभाव में मृतकों की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। 9 अगस्त 1945 को जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन नाम के बॉम्ब में प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। इम्प्लोजन डिजाइन पर आधारित यह बम लिटिल बॉय से कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक पर आधारित था। जहां लिटिल बॉय में 64 किलोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था, वहीं फैट मैन में केवल 6.2 किलोग्राम प्लूटोनियम था। चारों ओर से विस्फोटकों से टकराकर प्लूटोनियम के इस गोले को अंदर की ओर दबाकर सुपर क्रिटिकल मास बनाया गया। फिर बीच में लगे न्यूट्रॉन इनिशिएटर ने सक्रिय होकर चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। और फिर वही तबाही का खौफनाक मंजर, जहां हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय में प्रयुक्त हुए 64 किलोग्राम यूरेनियम 235 में मात्र 700 ग्राम, जी हां केवल 700 ग्राम का ही फिशन हुआ, जिसने 15,000 टन टीएनटी जितनी ऊर्जा पैदा की। वहीं फैट मैन में प्रयुक्त हुए मात्र 6 किलोग्राम प्लूटोनियम 239 में से 1 किलोग्राम प्लूटोनियम का ही फिशन हुआ, जिसने 21,000 टन टीएनटी की ताकत पैदा की। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों बमों में कुल द्रव्यमान का मात्र 1 ग्राम ही वास्तव में ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। वही 1 ग्राम द्रव्यमान लाखों टन पारंपरिक विस्फोटकों के बराबर ऊर्जा का स्रोत बना। यह आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² का सबसे ज्वलंत उदाहरण था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज मनुष्य ने इन बमों से भी सैकड़ों गुना ताकतवर परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, जो पूरी पृथ्वी को एक बार नहीं कई बार खत्म करने के लिए काफी हैं। अकेले अमेरिका और रूस के पास ही 10,000 से अधिक घातक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दरअसल आज दुनिया ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है जिसके पास हजारों परमाणु हथियार हैं, और जरूरत है तो बस एक चिंगारी की। एक गलत निर्णय,
एक गलत आदेश या किसी एक तानाशाह की सनक और पूरी मानवता तबाह। हमने बुद्धि के प्रयोग से एटम के भीतर छिपी अपार शक्ति को तो अनलीश कर दिया, किंतु क्या हमारे पास उसे संभालने का विवेक मौजूद है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वह मानव जाति को ऐसी सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करें जिससे वह अपनी निजी स्वार्थ, लोलुपता और अहंकार से ऊपर उठकर अपने ज्ञान विज्ञान का सदुपयोग इस अत्यंत सुंदर ग्रह को सभी जीवों और प्राणियों के रहने योग्य बनाए रखने में करे, ना कि इसका विनाश करने में। विनाश के मुहाने पर खड़े मानव ने यदि अब भी इसका चिंतन नहीं किया तो इतना तो तय है कि अगली प्रलय प्राकृतिक नहीं, निश्चित ही मानव निर्मित होगी। रे